हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के जो भौतिक विज्ञान का जो पेपर होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आपको एकदम से रट लेना है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनके अलावा आपको और भी नहीं पढ़ना है। ठीक, आपका जो भी नोट्स हो उस नोट्स में जाकर इन सभी हेडिंग्स पर टिक लगा लो और इन्हें एकदम से तैयार कर डालो, एकदम से तैयार कर डालो। इसके अलावा आपके पास जो भी नोट्स है उस नोट्स से पढ़ो और साथ ही साथ बुक का हेल्प लेते हुए अपनी तैयारी को करो। ठीक, और यहाँ पर याद रखो, ये सेंटेंस याद रखो, तैयारी करते समय आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि टॉपर तुम्ही को बनना है। ये जो वर्ड है आपको एकदम जहन में बस जाना चाहिए। और ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये जो नंबर आप देख रहे हो, इसको तुम्ही को लाना है। और ये चीज सोचो ही मत कि मुझसे नहीं होगा, तुम ही से होगा, तुम ही से होगा। अगर तुमसे नहीं हो सकता किसी और से नहीं हो सकता। ये चीज तुम्हें ही करना है। अब 2-4 महीने आपके बचे हुए हैं। इन 2-4 महीने में आपको क्या करना है कि जितने भी आपके मोबाइल में जितने भी सोशल मीडिया वाले एप्स हैं उन सबको इंस्टॉल कर दो। क्योंकि यार वो ना जब तक आपके फोन में रहेंगे तब तक तो हाथ चुरचुराता रहेगा कि हाँ मुझे चलाना है, चलाना है। 2 मिनट चला लें, 2 मिनट चला लें, और 2 मिनट के चक्कर में आधा घंटा, 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए कुछ दिनों के लिए, बस 2-4 महीने की ही बात है, आपको इन सबको अनइंस्टॉल कर देना है और चुपचाप से एकदम सीने में आग लगा के 2-4 महीने एकदम से जुट जाना है और सब कुछ रिवीजन करके ये नंबर्स तुम्ही को लाना है। और ये जो टॉपर है इसको तुम्ही को बनना है। उठो, जागो, तुम भी अपने आप में एक सिकंदर हो। अब वो समय आ चुका है, एकदम से जोर तोड़ से लग जाओ और इस महासंग्राम को, इस महायुद्ध को आपको जीत के दिखाना है। और ये वो समय है जब आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना है। रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। बहुत समय नहीं बचा आपके पास, लिमिटेड टाइम बचा है आपको अपनी तैयारी करने के लिए। आग लगा के अपने अंदर एकदम से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस समय कोई ना पढ़ रहा होगा। याद रखो, वो कहते हैं ना कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो उस समय कोई ना कोई जरूर पढ़ रहा होगा और वो जब आपसे मिलेगा जीत जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। ये सोचो कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप कोई ना कोई साथी तो आपका जरूर उस समय पढ़ रहा होगा। और जब वो पेपर दे के निकलेगा तो टॉपर वही बनेगा जो इस समय पढ़ रहा होगा। और न्यूज वालों का जो हार माला है वो सबसे पहले उसी के गले में जाएगा। याद रखो, इस समय अगर तुम्हें नहीं लग रहा, अगर इस समय तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो अपना, इस समय अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो याद रखो जिस समय रिजल्ट निकलेगा आपका और जिस समय देखोगे कि आपके दोस्तों के ऊपर हार माला पहनाया जा रहा है और आप वैसे कि वैसे हो, कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, इतना गिल्टी फील होगा अंदर से, इतना इतना बेकार फील होगा। तब आपको समझ में आएगा कि यार काश उस समय पढ़ लिया होता, जिस समय मैं इंस्टाग्राम चला रहा, जिस समय मैं रील्स पलट रहा था, उस समय पेज अगर पलट रहा होता तो आज मेरा भी यही हाल होता। तब आपको एकदम गिल्टी फील होगा और फिर उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी तो आपने उसका सही से यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसको सही से यूज नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। और आपके पास बता रहा हूं लिमिटेड टाइम बचा है। अगर ये टाइम निकल गया तो आपके पास रिवीजन करने का भी टाइम नहीं होगा। ऐसा मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा। अपने अंदर की ताकत को निकालो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। हनुमान जी बन जाना है। जैसे वो भूल गए थे, उनकी ताकत को अपनी याद दिलाया गया था। उसी उसी तरीके से आपको अपनी भी ताकत को पहचानना है। क्योंकि आप भी वो सब कर सकते हो जो एक टॉपर कर जाता है। और टॉपर कहीं कोई बाहर से बनकर नहीं आता है, आप में से ही एक ऐसा बंदा होता है जो टॉपर बन जाता है। और टॉपर बनने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है। देयर इज नो लॉ, देयर इज वन लॉ। बस एक ही नियम है कि टॉपर बनने का कोई भी नियम नहीं है। बस यही एक नियम है। बस आपको अपना रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन करना है। और ये भी नहीं देखना है कि यार वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ रहा है, वो मुझसे ज्यादा ये कर रहा है, वो कर रहा है, वही टॉपर बनेगा, वो मुझसे बहुत तेज है। अब मैं उससे कैसे पछाड़ सकता हूँ, या उसके सामने तो मैं जीरो हूँ। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अपने रिवीजन पर ध्यान देना है। आपको बस अपना
सिलेबस पूरा कवर करके जाना है। उसके बाद जो जितना टैलेंटेड है उसको उतना टैलेंटेड होने दो, रहने दो उसको। बस आपको अपना 100% देकर, अपना सिलेबस पूरा तैयार करके, पूरा एकदम फुल तैयारी के साथ जाना है। उसके बाद देखो कि वो टॉपर बनता है या टॉपर आप बनते हो। और ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये जो 95% है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से है और आपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल को राही, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया कैसे बना तेरा आशियाना, उसने भी कहा भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यार उससे मोटिवेशन लो ना, कोई बाहरी मोटिवेशन नहीं चाहिए। चीजों को, सिचुएशंस को, अपनी स्थिति को देखकर आपको अपने अंदर मोटिवेशन, अपने अंदर के, सबके अंदर मोटिवेशन होता है, आपको भी अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाना है। अपनी हालातों को देखकर, दूसरों के हालातों को देखकर कि यार उन्हें बदलना है, हमें अपने भारत, अपने इंडिया को बदलना है, एक परिवर्तन लाना है, पूरे समाज में लाना है। ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। वो छोटी सी जो चिड़िया होती है कैसे अपना घोंसला कैसे बनाती है, याद रखो, सोचो, एक पूरा घोंसला कैसे बनाती है। एक छोटे 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 तिनका जाती है, उनको उठा उठा के एक एक तिनका उठा उठा के लाती है, तब जाके उसका इसका इतना बड़ा घोंसला बनता है। सोचो, सोच सोच कर देखो, उस सिचुएशन को सोच देखो। अगर वो छोटी सी चिड़िया एक एक तिनका उठा उठा के अपना महल खड़ा कर सकती है, क्या हम एक छोटे सा, इतना छोटा सा सिलेबस पूरा नहीं कर सकते? आपने नाम सुना होगा सफीन हसन, आईपीएस सफीन हसीन। यूपीएससी की तैयारी उसने किया, बंदा बहुत गरीब था। वो खुद बता रहा था कि उसने ना, उसके जब तैयारी करने जा रहा था तो उसके घर पे 10,000 भी नहीं था। सोचो, इस सिचुएशंस में उसने किसी ना किसी तरीके से, उसके गांव का एक बंदा था जिसने उसको उसको मोटिवेट किया कि हाँ आप जाइए, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, मैं आपके आपके पीछे जो पैसा होगा वो मैं लगा दूंगा। तब जाके वो गया। और उस वो बंदा बता रहा था कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर कवर करना होता है, इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं, या फिर जो और भी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं उनको तैयार करना होता है। उसके अलावा इतनी मोटी मोटी बुक्स तैयार करनी होती हैं, और पूरे पूरे एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए। बहुत बड़ा सिलेबस है ना। सोचो, इतनी जो उसमें जो पॉलिटी के लिए जो बुक पढ़ी जाती है, लक्ष्मीकांत, इतनी मोटी बुक होती है। उस इतनी मोटी बुक को उसने 25 बार, उसने बता रखा था कि 25 बार उसने रिवीजन किया था। और इतनी छोटी सी बुक्स आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपसे 2-3 बार 4 बार हम करें कि ज्यादा ना रिवीजन करो, आप 3 बार 4 बार रिवीजन करके जाओ, बहुत है आपके लिए। 4 बार 5 बार अगर रिवीजन कर गए बहुत है। उस बंदे ने बताया कि 1 साल या 1.5 साल उसने तैयारी कर रखी थी, उसमें 25 बार उसने सिर्फ लक्ष्मीकांत बुक को इसने रिवीजन कर रखा था। मतलब जो बुक्स थे उसने 25-25 बार, सोचो 25-25 बार, तब जाके इस बेसिस क्लियर होता है। लोग कहां से कहां पहुंच गए। ठीक, तो आपको भी उसी तरीके से पूरा रिवीजन करके जाना है। आपको ये नहीं फोकस करना है कि मैं पढ़ने में तेज हूँ कि नहीं हूँ, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं टॉपर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, अगर बन पाऊंगा तो कैसे बन पाऊंगा, ये वो दुनियादारी कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपना सिलेबस, अपना 100% देकर जाना है, अपने सिलेबस पर अपना 100% देकर जाना है, तभी आपका 100% नंबर आएगा। अरे हमसे क्या मतलब है कि कौन कितना टैलेंटेड है कौन नहीं है, बस हमें जो अपना कर्म करना है हम वो अपना कर्म करके जाएंगे, हमें किसी से मतलब नहीं है कि कौन कितना टैलेंटेड, किसके पास कितना टैलेंट है, किसके पास नहीं है। और अगर कोई ज्यादा उड़ रहा हो, ज्यादा आपको धमकी दे रहा हो कि तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तो जाके सीधा सीधा उससे बोल दो, कुछ कुछ देर की खामोशी है फिर खूब शोर आएंगे, तुम्हारे 19 आए हैं हमारे 100 में 100 आएंगे। जाके बोल दो, और पूरे जुनून और जोश के साथ शुरू हो जाओ और लग जाओ अपनी पढ़ाई पर, और उन्हें करके दिखाओ। उसने बोला है कि आपके 19 आए हैं हमारे 100 में 100 आएंगे, उन्हें करके दिखाओ। आपको उनके लिए पढ़ना है जो आपसे बोल रहे थे कि आपसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है कि देखो मैंने भी 100 में 100 पूरे नंबर लेकर आए हैं।
तो चलो शुरू करते हैं और बातें तो धीरे-धीरे होती ही रहेंगी, ठीक? तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के पूरे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सभी बता देता हूँ, ठीक? तो यहाँ पर देखो जैसे कि हमारा सबसे पहला जो है, वो है पार्ट 1 में जो सबसे पहला हमारा है, वो है कूलाम का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम खूब पूछते हैं, ठीक? और यहाँ पर और यहाँ पर जो छोटे-छोटे डेफिनिशंस हैं, इनको तो आपको याद ही रखना है, इनको याद ही होनी चाहिए, ठीक? जैसे कि यहाँ पर हमारा है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत बल रेखाएँ होते हैं, छोटे-छोटे डेफिनिशंस हैं, आई थिंक ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा, ठीक? उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा एक तो यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव याद रखना है, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव द्वारा अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है, इस चीज को याद रखना। वैसे जो पहला वाला हमारा जो चैप्टर है, उसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यहीं से पूछते हैं, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक? वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, ठीक? अब यहाँ पर हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स, छोटे-छोटे डेफिनेशंस मैं आपको नहीं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बाकी ये तो हमें भी पता है कि छोटे-छोटे डेफिनेशन आपको याद ही होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग यहाँ पर तैयार फटाफट कर लो, ठीक? उसके बाद यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय बहुत पूछ जाता है, ठीक? गॉस का प्रमेय क्या होता है, साथ ही साथ इसके आपको जो अनुप्रयोग है ये भी याद रखना है, याद रखना गॉस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इसका अनुप्रयोग एक पूछ जाता है, अनंत विस्तार की एक समान जो आवेशी समतल चादर की निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, ये पूछा जाता है जो कि गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, ठीक? तो ये चीज यहाँ पर पूछा जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो वैद्युत विभव और विभवांतर, आई थिंक ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, छोटे छोटे चीजें हैं वैद्युत विभव और विभवांतर, ठीक? तो यहाँ पर हमारा अगला है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो विभवांतर है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव अच्छी, यहाँ पर दो स्थिति होते हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ठीक? तो यहाँ पर देखो अभी क्या था हमारा, हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, उसमें यहाँ पर मतलब हमें ज्ञात करना था, ठीक? इस बार यहाँ पर वैद्युत विभव पूछ रहे हैं, ठीक? तो यहाँ पर भी हमारे दो कंडीशंस बनते हैं, अच्छी और निरक्षी स्थिति। तो इसके बाद यहाँ पर विभव प्रवणता, यह भी आपको याद रखना है, एक नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रवणता से, ठीक? यहाँ पर बहुविकल्पी में भी पूछ सकते हैं, समविभव पृष्ठ भी आपको याद रखना है। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता होती है, ये चीज आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक? इसके अलावा जो हमारा जो वैद्युत चालन चैप्टर होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही मोस्ट, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछ जाता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको साइड में लिख दिया है, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा, वो है कि अनुगौन वेग या अपवाह वेग। यहाँ से अनुगौन वेग या अपवाह वेग दोनों सेम ही होते हैं, ठीक? सेम ही का मतलब होता है कि सेम ही का मतलब होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, ठीक? अनुगौन वेग भी बोल सकता है या आपसे फिर अपवाह वेग बोल सकता है, तो दोनों एक ही है, तो चाहे अनुगौन वेग बोले या अपवाह वेग बोले, दोनों का मतलब एक होता है। और यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि, और यहाँ पर 3-4 तरीके से पूछा जाता है, अनुगौन वेग क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पर अपवाह वेग पूछ सकता है। इसके साथ ही साथ ना अगर ये सिर्फ देगा तो 1 नंबर या 2 नंबर में देगा, इसका डेफिनेशन सिर्फ पूछेगा, तो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछता है, इसके साथ में कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछ लेता है, हो सकता है छोटा सा डेरिवेशन आपको पूछ ले, ठीक? या हो सकता है कि 1-2 न्यूमेरिकल साथ में दे दिए, ठीक? तो यहाँ पर जब भी पूछा जाता है, साथ में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, जिसमें से आपको 3 नंबर या 5 नंबर दे देते हैं, ठीक? इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये वाला जो हमारा छोटा सा डेरिवेशन है इम्पोर्टेंट है, ठीक? उसके बाद है, ये चीज तो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम, तो एक तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पता होगा, क्लास 10 में भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी हमारा इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग के आधार पर जो ओम के नियम का सत्यापन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक? और यहाँ पर उसके बाद जो हमारा अगला है कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और जो यहाँ पर हमारा टर्मिनल विभवांतर होता है और आंतरिक प्रतिरोध होता है, इन तीनों में जो संबंध होता है, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है, छोटा सा डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक? उसके बाद यहाँ पर किरचॉफ का नियम, दो नियम है, एक तो हमारा पहला नियम जो है
ठीक, जिसके हम लोग संधि का नियम बोलते हैं, और जो दूसरा नियम होता है हमारा जिसे हम लोग लूप का नियम बोलते हैं। ठीक, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लगभग ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चंस होता है, जिसका बहुत फेमस नाम जो है इस क्वेश्चंस का वो है कि बायो सेवर्ट का नियम। ठीक, खूब सुना होगा आपने भी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बायो सेवर्ट का नियम। उसके बाद यहाँ पर जो निर्वात की जो विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध जो होता है, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक, हो सकता है आपके बहुविकल्पी में पूछ ले, या हो सकता है आपको 2 नंबर में 1 नंबर में दे दे। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से बहुविकल्पी में इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, और जिसमें से आपको यहाँ पर जो घात होता है 10 की घात होता है, ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर 3 गुणे 10 की घात -8 दे देंगे, 3 गुणे 10 की घात 10 दे देंगे। ठीक, तो इसमें बताना होगा कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो है लंबी परिनालिका के कारण जो परिनालिका के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला है वो है कि धारावाही धारामापी की जो धारा सुग्राहिता होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पृथ्वी के जो चुंबकत्व के अवयव हैं, यहाँ से भी, यहाँ पर देखो 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर मैंने पूरा पॉइंट ही लिख दिया है कि यहाँ पर ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जो दिक्पात कोण होता है उसका मान कैसा होता है। ठीक, तो ये याद रखना, भिन्न भिन्न होता है, ये पॉइंट ही मैंने आपको ये लिख दिया है कि 1 नंबर में ये पूरा पॉइंट, ये पॉइंट मतलब आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक, तो ये चीज पूरा याद रखना। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर चुंबकशीलता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा लौह चुंबकत्व का जो डोमेन सिद्धांत होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको विद्युत चुंबकीय जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण क्या होता है, और एक अन्योन प्रेरण होता है, इसके अनुप्रयोग आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भंवर धाराएं आपको याद रखना है। ठीक, छोटे छोटे डेफिनेशन है, ये सब तो आपको याद रखना ही है, रखना। ठीक, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, यहाँ से तो न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होता है उसको याद रखना, यहाँ से इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल याद रखना है। ठीक, इसमें से आपसे इसका जो मूल मान होता है ये पूछ लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो तो इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पर है ना 6-7 टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनका जो फार्मूला है इसको याद रखना है, यहाँ से आपका जो फार्मूला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है इसका जो फार्मूला है। ठीक, पूरा। उसके बाद यहाँ पर है कि जब परिपथ में प्रेरकत्व धारिता दोनों श्रेणी क्रम में लगे हों तो इसका जो अनुनाद स्थिति बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब परिपथ में संधारित्र प्रतिरोध, एक संधारित्र लगाओ, प्रतिरोध लगाओ, प्रेरकत्व लगाओ, तीनों श्रेणी क्रम में अगर लगे हों तो ये वाला जो कंडीशन होता है, ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, उसके बाद विस्थापन धारा से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है मैक्सवेल, मैक्सवेल का जो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय जो तरंग सिद्धांत है ये पूछा जाता है। ठीक, इसके अलावा आपसे पार्ट 1 में इतना ही पूछ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो पार्ट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पार्ट 2 में जो है हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है किरण प्रकाश की, ये चीज आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर एग्जाम में देता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आपको याद रखना है, इसमें जितने भी चीजें हैं डेरिवेशन जितने हैं उनको याद रखना है। ठीक, तो पार्ट 2 आपका ज्यादा स्कोरिंग होता है, पार्ट 2 पे आपको फोकस करना है, और यहाँ पर जो होते हैं पार्ट 2 में जो होता है वो जो थ्योरी वगैरह होते हैं ना, इसमें थ्योरी वगैरह कुछ ज्यादा होते हैं, और न्यूमेरिकल वगैरह आपके पार्ट 1 में ज्यादा मिलते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको पहले चैप्टर में जो याद रखना है
वो याद रखना है। गोली दर्पण के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। याद रखना यहां से क्वेश्चन बनता है जरूर, ठीक। एक चीज यहाँ पर ये दोनों को एकदम आपको तैयार रखना है, चाहे जब भी पूछ ले। लेंस मेकर सूत्र जो होता है और अपवर्तन का जो सूत्र होता है, यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं। इन दोनों सूत्रों से जो न्यूमेरिकल होते हैं हमारे, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है और साथ ही साथ इसका डेरिवेशन तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से तैयार कर लो। उसके बाद विस्थापन विधि द्वारा जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी ज्ञात करना होता है, ये चीज तो ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में ये चीज पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो व्यंजक होता है वो कितना होता है। तो इसका जो है ना वीडियो है वो मैंने समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसका वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने पूरा समझा रखा है। उसके बाद यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्ण जो होता है, यहाँ से लॉर्ड रैले का जो नियम होता है, यहाँ से जो रैले ने जो नियम बताया था, यहाँ से प्रकाश का प्रकीर्ण पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी, एक अपवर्ती भी होता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ये सब याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखना है। तरंगाग्र यहाँ से भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हाइगेंस का जो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा जो हमारा तरंगों का परावर्तन की जो व्याख्या है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर हमारा है अगला व्यतिकरण क्या होता है, ठीक। व्यतिकरण आपको याद रखना है, इसमें दो कंडीशंस होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है, याद रखना है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको याद रखना है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें पूछ लेगा कि व्यतिकरण क्या होता है ना, या व्यतिकरण से आप क्या समझते हो, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, और साथ ही साथ इसके मतलब व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं लिखिए, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना। उसके बाद यहाँ से जो हमारा है ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल है वो बनते हैं। यहाँ से दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, यहाँ से फ्रिंज की चौड़ाई पूछ ले जाता है। तो यहाँ साथ ही साथ थ्योरी भी देंगे, साथ ही साथ एक दो न्यूमेरिकल भी साथ में दे देते हैं, ठीक। तो याद रखना दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र यहाँ पर याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकल पतली झिर्री से जो प्रकाश का विवर्तन होता है, ये चीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पोलराइड आई थिंक ये शायद 30% में अगर ना कटा हुआ आपका, आई थिंक कटा तो नहीं है। अगर कट गया हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कटा है तो याद रखना इसको, ठीक। यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेना एक बार जाके, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा है विकिरण, ये जो हमारा जो चैप्टर है थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर है, विकिरण तथा यहाँ पर द्रव नहीं है, द्रव्य, ठीक, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये चीज याद रखना, एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आपसे यहाँ पर कार्यफलन ही पूछ ले, कार्यफलन क्या होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है क्या, ये चीज याद रखना, आइंस्टीन का खूब पूछते हैं, ठीक। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर यही पूछ लें, ठीक। तो यहाँ से कुल मिला के इस चैप्टर से ये एक नंबर यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा फिक्स होता है। तो यहाँ से एक नंबर या दो नंबर तीन नंबर ऐसे करके दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, चाहे चाहे वो विकल्प में पूछ ले, चाहे जहाँ से पूछ ले, ठीक। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आई थिंक आप लोग यहाँ पर इसको तैयार कर लोगे आसानी से, ठीक। तो यहाँ पे ज्यादा माथा पच्ची आपको नहीं करना है, सब यहाँ पर याद ही करना है, ठीक। बोहर का जो परिमाण मॉडल होता है, ये सब थ्योरेटिकल होते हैं, सब कुछ आपको याद रखना है, समझ के आपको पूरा याद रख लेना है, ठीक। समझ समझ के पूरा एकदम आपको इसको रट लेना है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आयनन विभव क्या होता है, हो सकता है आपसे एक नंबर में पूछ ले कि आयनन विभव क्या होता है, हो सकता है कि आपसे मतलब हो सकता है कि बहुविकल्पी में दे दें या एक नंबर में दे दें, ठीक। या हो सकता है कि साथ में कुछ और पूछ के दो तीन नंबर दे दें, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। उत्तेजन विभव, ये सब याद रखना, उत्तेजन विभव क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है। ये रदरफोर्ड वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड तथा सोडी का जो नियम है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नाभिकीय वाले जो ऊर्जा चैप्टर है, इसमें आपको युग्म उत्पादन मिल जाएगा, इसको याद रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर नाभिकीय संलयन से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसको भी याद रखना है।
उसके अलावा आपसे पीएन संधि डायोड पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड, ठीक। यहाँ से इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अग्र अभिनत होता है और उत्क्रम अभिनत होता है, इन सबको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके खूब याद कर लेना, ठीक। तो इनको लिख लिख के याद करना है, याद कर करके लिख लिख के खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूछा जाता है कि पीएन संधि डायोड के जो दिष्टकारी के रूप में होता है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पूछा जाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 5 नंबर, याद रखना जब भी आते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक। तो पूर्ण यानी कि जो पूर्ण दिष्टकारी, एक अर्ध होता है एक पूर्ण होता है, ठीक। तो इनको आपको याद रखना है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से लॉजिक गेट होता है और यहाँ पर आपको सत्ता सारणी और यहाँ पर जो बूलियन व्यंजन होता है, ठीक। ये चीजें यहाँ पर वैसे तो ये सब लास्ट वाले जो दो तीन यहाँ पर जो चैप्टर आपके हैं थ्योरेटिकल हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब स्कोरिंग यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं आखिरी वाले पार्ट 2 में वो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो उन्हें आपको यहाँ पर तो एकदम से तैयार करके ही जाना है, ठीक। तो ज्यादा न्यूमेरिकल जो है वो आपको पार्ट 1 में मिलेंगे और थ्योरी मतलब थ्योरी वगैरह जो है वो आपको सेकंड यानी पार्ट 2 में ज्यादा मिलेंगे, ठीक। तो थ्योरी वगैरह तो याद करके जाना है, इनको तो यहाँ पर कोई भी दोहरा नहीं है, कोई भी यहाँ पर मतलब शक नहीं है, तो इनको तो पूरा एकदम से चौपट करके जाना है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इतने ही एक्सपर्टेड क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा आपको इन्हीं क्वेश्चंस के पीछे नहीं पड़ जाना है कि बस इन्हें याद कर लो इतने में उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टीचर यहाँ पर आपको 100% ये नहीं बोल सकता कि भैया 100% मैं बोल रहा हूँ, जाओ इन्हीं को याद करके जाओ यही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत टीचरों ने, मैंने ये भी देखा कि बहुत टीचरों ने दावा भी किया है, उनका दावा गलत भी हुआ है। तो आपको किसी पर एकदम 100% डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, आपको अपना सिलेबस बस तैयार रखना है, बस आपको अपना कर्म करना है, फल अपने मन से मिल जाएगा, सफलता अपने मन से मिल जाएगा, ठीक। ज्यादा यहाँ पर आपको मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ जाना है। मोटिवेशन तो आपके अंदर है ना, मोटिवेशन को जगाओ। मोटिवेशन तो उनको जरूरत पड़ता है ना जो जो बहुत ज्यादा मेहनत कर जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, और उनको सफलता नहीं मिलती है। 4-4 5-5 साल से एकदम से पूरा पूरा सिलेबस तैयार करके जो पूरा एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर भी उनका एग्जाम नहीं निकलता है। हो सकता है कोई टेक्निकल इशू, मतलब बहुत से इशू हो सकते हैं, उन वजह से नहीं निकल रहा है, ठीक। जो भी हो, मोटिवेशन तो उन सबको जरूरत होती है, आपको मोटिवेशन की क्या जरूरत। आप लोग बहुत ढूंढते हो ना जाकर यूट्यूब पे, खूब मोटिवेशन, खूब मोटिवेशन वीडियो देख देख एकदम पक चुके होते हो। अरे मोटिवेशन तो आपको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है, ठीक। मोटिव आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप अपने बनाए जाल से खुद ही नहीं निकल रहे हो और मोटिवेशन ढूंढ रहे हो बाहर। चिड़िया देखा, चिड़िया चिड़िया क्यों फंस जाती है, पता है चिड़िया कैसे फंसती है। जाल जो होते हैं, जाल बिछा देते हैं और जब चिड़िया आता है ना, उस जाल को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वो फड़फड़ाने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जो जाल है उस जाल में मैं फंस चुका हूं, जबकि वो जाल में फंसा नहीं होता है। उस जाल को अपने पंजा से खुद इतना मजबूत से पकड़ लेता है और फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, फटफटाता रहता है, लेकिन आकर शिकारी उसको पकड़ लेता है। वो खुद के बनाए हुए जाल में फंस जाता है। आप भी अपने खुद के बनाए हुए जाल में फंसे हो, पढ़ना पढ़ना चाह नहीं रहे हो, पढ़ते हो आप नहीं हो, और बाहर से ढूंढ रहे हो मोटिवेशन वीडियो मिल जाए, मोटिवेशन, पूरा समय मोटिवेशन वीडियो में नष्ट कर देते हो, ठीक। ये सब चीजें आपको नहीं करना है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, याद रखना, ठीक। और बाकी यहाँ पर कुछ भी काम नहीं आने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। तो भैया आपको पूरा अपना सिलेबस तैयार करके ही रखना है, पूरा सिलेबस तैयार करके ही जाना है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, इनको अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करो, वहीं से आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना स्टडी करो, ठीक। और यहाँ पर आपको जो भी रिवीजन करना है तो उसके लिए आपको एकदम टाइम डिसाइड कर लेना है कि हाँ मुझे एक दिन में ये चैप्टर्स कवर करना है, कल मुझे ये चैप्टर्स कवर करना है, इस तरीके से एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग।
और याद रखो कि रोज डेली आपको 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 के पाँचों सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो आज फिजिक्स पढ़ लेंगे, कल मैथ पढ़ लेंगे और परसों उसका रिवीजन करेंगे, परसों नरसों इसका रिवीजन करेंगे। इस तरीके से नहीं करना है। 5 के पाँचों सब्जेक्ट रोज का रोज डेली पढ़ना है। चाहे उनको आप 1 घंटा ही समय दो, 2 ही घंटा समय दो, लेकिन 5 के पाँचों सब्जेक्ट को रोज डेली समय देना। आप आधा घंटा समय दो, लेकिन दो तो सबको बराबर टाइम दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर 100-100 नंबर के सभी होते हैं। कोई किसी से यहाँ पर कम नहीं है और आप भी किसी से कम नहीं हो, ठीक? तो खुद को किसी से कम मत समझना, आग लगा के एकदम से सब रिवीजन कर डालो और देखो फिर टॉपर कौन बनता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आया है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। अब एग्जाम में आपको फोड़ के आना है, एकदम से तबाही मचा के आना है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।